जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से अपनी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम विशेष जानकारी देने वाले हैं यूजीसी नेट का प्रथम पेपर, जो जनरल पेपर होता है, जो सभी सब्जेक्ट के लिए समान प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि दिया हुआ है, नीचे दिए गए सेटों में सेट एक, ठीक है, सेट एक है और सेट दो है, ठीक है। दोनों का क्या करना है, मिलान करना है। जैसे कि जो है ए में है हमारा जो है स्मृति स्तर। तो स्मृति स्तर जो है आपका जो हो जाएगा सूचना अनु। स्मृति स्तर का मतलब हो गया सूचना अनु स्मरण करना, ठीक है। ये उदाहरण हो गया पहला का, एक हो गया तीसरा, ठीक है। उसके बाद अवबोध स्तर। अवबोध स्तर जो है दी गई संकल्पना उदाहरणों की पहचान करना, ये हो गया। बी का एक हो गया। विश्लेषण स्तर हो गया आपका जो है सूचना का कई भागों में पृथक्करण करना। उसके बाद जो है सृजन स्तर हो गया, सृजन स्तर हो गया नए विचार उत्पन्न करना, ठीक है। तो आपका जो है इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब दूसरा का है, दूसरा प्रश्न हो गया आपका जो है नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है। नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है। तो नैदानिक मूल्यांकन से जो है सुनिश्चित होता है आपका अनु अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान। नैदानिक नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान, ठीक है। तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ठीक है। कौन सा है, कौन अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो आपका हो जाएगा रेडियो वार्ता, ठीक है। क्या हो जाएगा, रेडियो वार्ता। रेडियो वार्ता अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। क्या है, सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। किसका? तो रेडियो वार्ता अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। रेडियो वार्ता अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ठीक है। चौथा सवाल, किस शिक्षण सहायक सामग्री से पठन और श्रवण और उच्चारण जैसे कौशल में अभिवृद्धि होती है? किस शिक्षण सहायक सामग्री से पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशल में अभिवृद्धि होती है? तो चार का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चार का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। श्रवभाषिक शिक्षण सहायक सामग्री। श्रवभाषिक शिक्षण सहायक सामग्री जो है पठन और श्रवण और उच्चारण जैसे कौशल में अभिवृद्धि होती है। किस शिक्षण सहायक सामग्री से? तो श्रवण भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री से श्रव भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री से पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशल में अभिवृद्धि होती है। पाठ का है, नीचे दी गई सूचनाओं में से उन अनुदेशात्मक पक्षों की पहचान कीजिए जो कक्षा योजना की संरचना का अंश है। सूची के नीचे दिए गए विकल्प में से अपना उत्तर चुनिए। अनुदेशात अनुदेशात्मक क्रियाकलाप की सूची, ठीक है। पहला है विद्यार्थियों को ध्यान प्राप्त करना। उसके बाद दूसरा है विद्यार्थियों को पूर्वकालिक ज्ञान। तीसरा है अधिगम। तीसरा हो गया आपका अधिगम कर्ता को उद्देश्य के बारे में सूचित करना। चौथा हो गया अधिगम की पूर्वापेक्षिता के रूप में सूचित करना। पांचवा हो गया ग्रंथालय में पठन सामग्री की उपलब्धता की जांच करना। और छठा हो गया वांछित उत्तर प्राप्त करना, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका जो है, तो इसमें से जो है ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका जो है पूछ रहा है अनुदेशात्मक क्रियाकलाप की सूची, तो एक में हो गया आपका विद्यार्थियों को ध्यान प्राप्त करना, तीसरा हो गया आपका जो है देखिए आपका पहला हो गया विद्यार्थियों को ध्यान प्राप्त करना, अनुदेशात्मक क्रियाकलाप की सूची में जो है पहला हो गया विद्यार्थियों को ध्यान प्राप्त कराना है, ठीक है। दूसरा हो गया आपका, तीसरा हो गया अधिगमकर्ता को उद्देश्य के बारे में सूचित करना। उसके बाद चौथा हो गया आपको जो है अधिगम की पूर्वापेक्षितता के रूप में सूचित करना, ठीक है। उसके बाद जो है छठा हो गया आपका वांछित उत्तर प्राप्त करना। मानी माने कि जो है अनुदेशात्मक क्रियाकलाप की सूची में पहला हो गया विद्यार्थियों का ध्यान प्राप्त कराना है, दूसरा हो गया अधिगमकर्ता को उद्देश्य के बारे में सूचित करना है, तीसरा हो गया अधिगम की पूर्वापेक्षा के रूप में सूचित करना है, और चौथा हो गया वांछित उत्तर प्राप्त करना। ये चार सही है, मतलब पहला, तीसरा और चौथा और छठा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन आपका बी सही है। अब चलते हैं कि सवाल नंबर 6 में शिक्षण में चर्चा पद्धति प्रश्नावल शिक्षण में चर्चा पद्धति प्रभावशाली रूप से आयोजित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा होना चाहिए। अब क्या है कि शिक्षण में चर्चा पद्धति प्रभावशाली रूप से आयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से शर्तों को पूरा होना चाहिए। जब शिक्षण होता है और वहाँ पर जब चर्चा होते हैं तो किस प्रकार के प्रभावशाली के रूप में तैयार करना है, उसका क्या शर्त है, उसके बारे में जो है आपको जो है 5 ऑप्शन है, और पांचों ऑप्शन में कौन सा आपका सही है वो देखना है। तो देखिए, विषय सरल हो, ये गलत हो सकता है। विषय पहले से ही घोषित हो, ये सही है, ठीक है। उसके बाद जो है विषय समान रुचि का हो, ये भी सही है। उसके बाद एक से अधिक शिक्षक की उपलब्धता हो, एक से अधिक शिक्षक की उपलब्धता हो। उसके बाद है सहभागियों की भाषा सहजता हो। तो ये जो है हमारा 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। शिक्षण में चर्चा पद्धति प्रभावशाली रूप से आयोजित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा होना चाहिए। विषय पहले से ही घोषित हो, विषय समान रुचि का हो, सहभागिता की भाषा सहजता हो। 7 नंबर का है बहुल वृद्धि सिद्धांत का विकास किसने किया। बहुल वृद्धि सिद्धांत का विकास किसने किया। बहुल वृद्धि सिद्धांत का बहुल बहुल बुद्धि बहुल बुद्धि सिद्धांत का विकास किसने किया। बहुबुद्धि सिद्धांत का विकास किसने किया। बहुबुद्धि सिद्धांत का विकास किसने किया, ठीक है। तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होवार्ड गार्डनर ने, ठीक है। बहुल बुद्धि सिद्धांत का विकास होवार्ड गार्डनर ने किया। बहुल बुद्धि सिद्धांत का विकास होवार्ड गार्डनर ने किया। उसके बाद चलते 8 में प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों की सूची में से उन्हें चुनिए जिन्हें मुख्य व्यवहार कहा जाता है। तो जैसे मुख्य व्यवहार कहा जाता है, पहला हो गया आपका सभी विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष श्रव्य और मौखिक प्रादायगी, ठीक है, ये सही है। सभी विद्यार्थियों को क्या होना चाहिए, प्रत्यक्ष श्रव्य और मौखिक प्रादायगी, ठीक है। उसके बाद दूसरा है विद्यार्थियों को उत्तर विस्तारित करने के लिए प्रोत्साहित करना। विद्यार्थियों को उत्तर विस्तारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सही नहीं है। उसके बाद तीसरा हो गया आपका अधिगमकर्ताओं के साथ उत्साहपूर्ण और शिक्षा प्रदायी संबंध, ठीक है, ये भी गलत है। चौथा हो गया प्रस्तुतिकरण के विविध तरीके, ये सही है।
प्रस्तुतिकरण जब होगा, कोई चीज़ प्रस्तुत करेंगे तो क्या होगा, उसका विविध विभिन्न प्रकार के तरीके हो सकते, ठीक है। उसके बाद है कि 5 में है कि कक्षा को कम से कम अस्त व्यस्त करते हुए दुर्व्यवहार को रोकना। ये भी सही है। कक्षा को क्या करना है, कम से कम अस्त व्यस्त करेंगे, उसके बाद जो कक्षा में दुर्व्यवहार होता है उसको रोकना है। तो ये आपका जो है 3 हो गया। 5वां सही हो गया, पहला, चौथा और 5वां। उसके बाद हो गया आगामी को संगठित करना तथा व्यतीत का सार प्रस्तुत करना। ये गलत है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही, ठीक है। 8 का आ गया प्रभावशाली शिक्षण व्यवहारों की सूची में उन्हें चुनिए जिसका जो है मुख्य व्यवहार कहा जाता है। तो सभी विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष, श्रवण और मौखिक प्रादायिकी और प्रस्तुतिकरण के विविध तरीके और कक्षा को कम से कम अस्त व्यस्त करते हुए दुर्व्यवहार को रोकना, ठीक है। सवाल नंबर 9 में है आपका क्या, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समावेशी शिक्षण की अवधारणा की व्याख्या करता है, ठीक है। तो आपका जो है ए में शिक्षक नैसर्गिक रूप से प्रतिभावना विद्यार्थियों के अधिगम को सुकर बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, सुकर बनाता है। उसके बाद जो है तो 9 का जो है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। सीधे सवाल में जो है कौन सा समावेशी शिक्षण की अवधारणा की व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में एक साथ सिखाता है। शिक्षक विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में एक साथ सिखाता है। समावेशी शिक्षण की अवधारणा की व्याख्या करता है, शिक्षक विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में एक साथ सिखाता है, ठीक है। अब चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगमकर्ताओं को संवेगात्मक बुद्धि का सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करता है। 10 का, ठीक है। कौन करता है, 10 का। तो अब देखेंगे कि जो है कौन सा अधिगमकर्ताओं को संवेगात्मक बुद्धि का सर्वोत्तम विवरण प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है, दूसरे लोगों और स्वयं अपने संवेग को समझना, सही है। दूसरा में है आपका स्वयं को बलपूर्वक अभिव्यक्त करना, ये गलत है। चिंतन में विवेकपूर्ण होना, ये भी गलत है। स्थिति के अनुरूप अपने संवेगों का समायोजन करना, ये सही है। 5 में रचनात्मक और आलोचना के प्रति खुला होना, ये भी गलत है। अन्य लोगों को जैसे वे हैं वैसा ही स्वीकार करना, ये भी सही है। यानी कि 3 ऑप्शन सही है, यानी कि दूसरा, पहला को हो गया दूसरे लोगों और स्वयं अपने संवेग को समझना, सही है। चौथा हो गया स्थिति के अनुरूप अपने संवेगों को समायोजन करना, और छठा हो गया अन्य लोगों को जैसे वे हैं वैसा ही स्वीकार करना। मतलब ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अब चलते हैं 11। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं। किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं, ठीक है। तो औपचारिक संक्रियात्मक चरण से होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं, तो औपचारिक संक्रियात्मक चरण से, ठीक है। अब चलते हैं 12 का। 12 का हो गया कि नीचे शिक्षण विधियां और उपागम दिए गए, उनमें से कौन कौन सा वैशिष्ट सापेक्ष उपागम है। 12 का हो जाएगा आपका जो है
प्रदर्शन विधि एक सही हो गया। उसके बाद जो है नहीं, गलत है ये, ठीक है। सवाल क्या है, नीचे शिक्षण विद्यार्थियों का उपागम दिए गए हैं, मतलब नीचे जो दिया गया है वो क्या है, अ, शिक्षण विधियां और उपागम दिए गए हैं, शिक्षण की विधियां और उपागम दिए गए हैं, जिसमें से जो है कौन कौन से वैशिष्ट सापेक्ष उपागम है, वैशिष्ट सापेक्ष उपागम है, कौन सा है, ठीक है। तो देखिएगा क्या कि प्रदर्शन विधि नहीं होगा, मॉड्यूलर उपागम ये सही है। उसके बाद जो है अभिकर्मित या अधिगम ये भी सही है। उसके बाद वैशिष्ट सापेक्ष शिक्षण ये भी सही है। उसके बाद है सहयोगात्मक विधि ये भी गलत है, प्रदर्शन विधि गलत है और सहयोगात्मक विधि गलत है। बाकी जो है शिक्षण विधि और उपागम में जो दोनों दिया है, जिसमें जो है वैशिष्ट सापेक्ष उपागम हो गया मॉड्यूलर उपागम, अभिकर्मित अधिगम और वैशिष्ट सापेक्ष शिक्षक। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 13 नंबर का सवाल। 13 नंबर में, एक अध्यापक के रूप में आपके द्वारा तैयार किए गए परीक्षण के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक अध्यापक के रूप में आपके द्वारा तैयार किए गए परीक्षण के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब 4 कथन दिया गया, उसमें से कौन एक सही है ये चुनना आपका काम है, ठीक है। तो चलते हैं। ए में दिया है, यदि परीक्षण विश्वसनीय है तो वह वस्तुनिष्ठ होगा, गलत है। यदि परीक्षण वैधता रखता है तो वह विश्वसनीय भी होगा, ये सही है। मतलब बी सही है, बाकी जो है सब गलत है, ठीक है। एक अध्यापक के रूप में आपके द्वारा तैयार किए गए परीक्षण के मामले में यदि परीक्षण वैधता रखता है तो विश्वसनीय भी होगा। यदि परीक्षण विश्वसनीय है तो वैधता भी रखेगा, यदि परीक्षण वैधता रखता है तो विश्वसनीय है तो यह। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, ठीक है। एक अध्यापक के रूप में आपके द्वारा तैयार किए गए परीक्षण के मामले में जो है, यदि परीक्षण वैधता रखता है तो वह विश्वसनीय भी होगा। मतलब परीक्षण में जो है क्या है, वैधता है, परीक्षण में क्या है, वैध है, तो क्या होगा, वह विश्वसनीय होगा, ठीक है। चलते हैं अब अगला सवाल, ठीक है। 14 का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टीम शिक्षण की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से व्याख्यायित करता है, ठीक है। 14 का जो है सवाल पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टीम शिक्षण की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से व्याख्यायित करता है। तो ऑप्शन नंबर हो गया ए में है, 2 से अधिक शिक्षण कार्य करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है, 2 से अधिक शिक्षण कार्य करते हैं, गलत है। 2 से अधिक अध्यापक एक ही कक्षा को एक साथ मिलकर पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं, ये भी गलत है। उसके बाद है सी में है, 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषता के अनुसार 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषता के अनुसार एक ही कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं, ये सही है। डी में है, अध्यापकों की एक टीम जो विद्यार्थियों को पढ़ाने हेतु तैयार और उपलब्ध रखती है, ठीक है। तो 14 को हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, ठीक है। क्योंकि क्या है कि कौन सा कथन टीम शिक्षण की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से व्याख्यायित करता है, सर्वोत्तम सबसे अधिक व्याख्या करता है। तो 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषता के अनुसार एक ही कक्षा को पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते भी है, सही है, योजना के अनुसार ही पढ़ाना चाहिए। अब चलते हैं सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्णय करने में निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर विचार किया जाता है।
शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्णय करने में निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर विचार किया जाता है। शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्णय करने में निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर विचार किया जाता है। तो आपका हो जाएगा ए में क्या है, एक में क्या है, सभी विषयों में विद्यार्थी का प्राप्तांक। ठीक है, सवाल एक बार और समझते हैं। शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्णय मतलब जो शिक्षण होगा उसका प्रभाव जो शीलता होगा उसका निर्णय करने के लिए कौन कौन सी बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या सब पहला क्या है कि सभी विषयों में विद्यार्थियों को प्राप्तांक, ये बिंदु बार नहीं है। ठीक है, ये गलत है। दूसरा है आपका शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति का स्तर है, ये सही है। ठीक है, तीसरा है सीखने में विद्यार्थियों द्वारा लिया जाने वाला समय, सीखने में विद्यार्थियों द्वारा लिया जाने वाला समय, ये भी सही है। शिक्षण में अध्यापक द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला संसाधन, ये भी सही है। कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति की नियमितता, ये गलत है। तो आपका जो है 15 को हो जाएगा ऑप्शन कितना है, 2, 3 और 4। तो 2, 3, 4 हो गया डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्णय करने के लिए निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर विचार किया जाता है। तो पहला हो गया शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का स्तर, दूसरा नंबर का सही है। तीसरा नंबर है सीखने में विद्यार्थियों द्वारा लिए जाने वाला समय, और चौथा हो गया शिक्षण में अध्यापक द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला संसाधन। ठीक है, अब चलते हैं 16 सवाल, 16 नंबर प्रश्न का। एक अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम की कठिनाइयों को ज्ञात करना चाहता है, निम्नलिखित में से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है। क्या है कि एक अध्यापक जो है, क्या एक अध्यापक जो है विद्यार्थियों के अधिगम की कठिनाइयों को ज्ञात करना चाहता है। मतलब एक अध्यापक है लेकिन विद्यार्थी के जो कठिनाइयाँ होता है, कठिनाइयों को क्या करना है, वो समाधान करना चाहता है। तो किस परीक्षण के उपयोग से किया जाता है। तो ये आपका है संकलनात्मक परीक्षण, निर्माणात्मक परीक्षण और निष्पादन परीक्षण और नैदानिक परीक्षण। तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही। ठीक है, नैदानिक परीक्षण। अब नैदानिक परीक्षण के मतलब हो गया कि जो है वो विद्यार्थी कौन है, उसका जो है क्या कैसा निदान है, उसके आधार पर जो है नैदानिक परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, तो एक अध्यापक विद्यार्थियों के अधिगम की कठिनाइयों को ज्ञात करना चाहता है, वो नैदानिक परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17। ठीक है, सवाल नंबर 17 का जो है आंसर हो जाएगा आपका आंसर इसमें दिया हुआ। ठीक है, आंसर ये वाला 17 का ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, सवाल पढ़ लेते हैं। ठीक है, 17 का सवाल हो गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि जो है 17 में जो है ए और बी यानी कि शिक्षण विधि है और विधियों के महत्वपूर्ण पक्ष है। आप पूछ रहा है ए का है सहयोगात्मक विधि हो गया हमारा जो है शिक्षण में अध्यापकों का। अब देखिए कि है सहयोगात्मक विधि जो हो गया जब विद्यार्थी अधिगम कार्यकलाप के विभिन्न पहलुओं को साझा करता है, यानी कि एक हो गया तीसरा। ठीक है, एक हो गया तीसरा सहयोगात्मक विधि जब विद्यार्थी अधिगम कार्यकलाप के विभिन्न
पहलुओं को साझा करता है। जब विद्यार्थी अधिगम कार्यकलाप के विभिन्न पहलुओं को साझा करते हैं, कौन विधि से? तो सहयोगात्मक विधि से। सहयोगात्मक विधि से जो है विद्यार्थियों अधिगम कार्यकलाप के विभिन्न पहलुओं को साझा करते हैं। दूसरा हो गया आपका सहकारी विधि। तो सहकारी विधि को हो गया आपका चौथा ऑप्शन। ठीक है, तो क्या है? जब विद्यार्थी गण अधिगम में एक दूसरे की सहायता करते हैं। सहकारी विधि का महत्वपूर्ण पक्ष है जब विद्यार्थी गण अधिगम में एक दूसरे की सहायता करते हैं। तीसरा हो गया सी का हो गया रचनात्मक विधि। तो रचनात्मक विधि जब विद्यार्थी पर ज्ञान के सृजक के रूप में जोड़ दिया जाता है। ये हो गया दूसरा। टीम शिक्षण। शिक्षण में अध्यापकों की विशेषज्ञता का उपयोग किया जाता है। मतलब ये हो गया। ठीक है, तो 17। तो 17 को हो जाएगा आपका जो है 17 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको बी आंसर। ठीक है, कौन आंसर? बी हो जाएगा। ठीक है, 17 को हो जाएगा बी। 17 को हो जाएगा बी। सवाल नंबर 18 को जानते हैं। ठीक है, किसको जानते हैं? 18 को। 18 में सवाल हमारा क्या है? 18 में सवाल है हमारा कि निर्मात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्मात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निर्मात निर्मात निर्म निर्माणात्मक निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य हो गया हमारा 18 को हो गया बी, विद्यार्थियों को अधिगम बढ़ाना। विद्यार्थियों को अधिगम बढ़ाना। निर्मात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना। निर्मात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना। 19 का सवाल है, शिक्षक निम्नलिखित में से किस शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग कक्षा में प्रत्यक्ष अंतःक्रियात्मक युक्ति के रूप में कर सकता है? नीचे दिए गए कूट में अपना उत्तर चुनिए। ईमेल, ऑनलाइन चैट, फेसबुक, स्काइप, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ब्लॉग। क्या पूछ रहा है सवाल? शिक्षक निम्नलिखित में से किस शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कक्षा में प्रत्यक्ष या अंतःक्रियात्मक युक्ति के रूप में कर सकता है? तो इसमें जो है आपका जो है 19 का जो है सवाल जो है 19 का हो जाएगा आपका, ईमेल नहीं होगा। 2 हो जाएगा स्काइप। ठीक है, 3 हो जाएगा ऑनलाइन चैट, 4 हो जाएगा टेली कॉन्फ्रेंसिंग। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, सॉरी 19 को हो गया बी ऑप्शन। ठीक, अब चलते हैं 20 का सवाल। 20 में है कि विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन है। विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन है व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए। ऑप्शन ए सही है। विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन है व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए। विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन है व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए। उसके बाद जो है चलते हैं सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 में चलेंगे तो हमारा सवाल हो जाएगा 21 में है आपका सवाल कि प्रभावात्मक शिक्षण अधिगम प्रणाली के आयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सर्वाधिक उपयुक्त सरोकार प्रतिबंधित करेंगे? इक्कीस का हमारा सवाल क्या है? 21 का हमारा सवाल है कि प्रभाव उत्पादक शिक्षण अधिगम प्रणाली के आयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन संयोजन सर्वाधिक उपयुक्त सरोकार प्रतिबिंबित
करेंगे अपने उत्तर को इंगित करने के लिए कूट का चयन करें। ठीक है, तो कूट का चयन में क्या है कि कूट का चयन करने के लिए आपको क्या है, पहला है यह निर्धारित करना कि क्या निर्दिष्ट अधिगम होगा। दूसरा क्या है, यह निर्धारित करना है कि निम्न रणनीतियों युक्तियों का उपयोग किया जाएगा। तीसरा हो गया आपका तो देखिए कि जो है प्रतिबिंब करने के लिए जो है पहला एक सही हो गया, यह निर्धारित करना है कि यह निर्दिष्ट अधिगम होगा। दूसरा हो गया यह निर्धारित करना है कि किन रणनीतियों और युक्तियों का उपयोग किया जाएगा। उसके बाद जो है तीसरा हो गया शिक्षक अकादमिक अर्हताओं को औपचारिक रूप से अनुमोदित करना, ये गलत है। चौथा हो गया आपका उपयोग किए जाने वाले मूल्यांकन संसाधन को निर्धारित करना, ये सही है। पांचवा हो गया कक्षा के आकार को निर्धारित करना, ठीक है, ये गलत है। अधिगमकर्ता के पूर्व अकादमिक अनुभव का मूल्यांकन करना, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से जो है कुल 21 प्रश्नों का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो है आपको 22 से मिलेगा, वो भी जो है नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।